हेलो हाय नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए सीधे आज की सेशन की ओर चलते हैं। आज हम लोग एसएससी CHSL टायर 1 का 22 नवंबर का शिफ्ट 3 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आप मैथ का डिस्कशन देखेंगे। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है 9 संख्याओं का औसत 72 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 54 है। यदि सबसे बड़ी संख्या को हटा दी जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत 3 कम हो जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। 9 संख्याओं का एवरेज जो है 72 है। 9 संख्याओं का एवरेज 72 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 54 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है? 54। हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना है? 54 का। यदि सबसे बड़ी संख्या को हटा दी जाए तो शेष 8 संख्या का औसत 3 कम हो जाता है। बड़ी मतलब एक संख्या को अगर हटा दी जाती है तो शेष 8 संख्याओं का औसत 3 कम हो जाता है। पहले औसत कितना था? 72, उससे 3 कम हो गया। कितना हो गया? 69 हो गया एवरेज। ये एक्स है, ये इसके बराबर। सिंपल क्या करना है, हमें गुना कर देना है। आइए गुना कीजिए। 72 90, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 से 63 1 64, 648 बराबर एक्स जोड़ 69 को 8 से गुना करना है। हम सिर्फ 70 को 8 से गुना कर लेंगे। 560 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 552। यहाँ से x कितना निकल गया हमारा? तो 96। x कितना निकल गया? 96। सबसे बड़ी संख्या हटाई गई तो मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन हुआ? 96। दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 54 है। यहाँ से हाईएस्ट नंबर कितना हमारा हो गया? 96 माइनस लोएस्ट नंबर बराबर 54। हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 54 माइनस 96। एल बराबर कितना? 42। सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आया? 42। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं या डेविएशन भी लगा सकते हैं। डेविएशन लगा के भी आप संख्या निकाल सकते हैं, गुना करके भी निकाल सकते हैं। आप सिंपल दे सकते हैं दो संख्याओं का अंतर 54 है, जिसमें एक संख्या बड़ी संख्या जो है 96 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? 96 में 54 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 42। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1235 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी होगी? 1235 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी होगी? 1235 किसके वर्ग के करीब है? कहिएगा सर 35 का स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में है, उससे ज्यादा है। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 1225 से ज्यादा है, उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब घटाने के लिए कहता तो हम 1225 लेते 35 का स्क्वायर। इसमें कह रहा क्या? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? अब 1235 से माइनस कर देंगे। 1 6 61 अगर संख्या हम जोड़ दें इस संख्या में तो क्या हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? कहिएगा सर 36 का वर्ग हो जाएगा। कितना संख्या जोड़ना होगा? 61। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूट 121 प्लस रूट 49 का स्क्वायर का मान कितना होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको रूट हटाइएगा तो 11 प्लस 7 का स्क्वायर कह रहा है, यानी 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 का वर्ग सभी को पता होगा 324 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 18 का वर्ग कितना हो गया? 324। 0.0009 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत ही आसान सा है। आप देखते हैं, इसको लगा सकते हैं। ये 4 अंक हैं, तो आंसर जो हमारा होगा इसका वर्ग करने के लिए 2 अंक होना चाहिए। ये 1 अंक है, यह नहीं है, एक ही ऑप्शन है हमारा। आप टिक लगा के निकल सकते हैं, बट अगर वर्गमूल निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। 0.0009 है। पॉइंट हटाइए, 1 दीजिए। 1 पर कितना जीरो? तो कहिएगा सर 4 जीरो। इसका अंडर रूट लिखा, वर्ग निकालना है तो अंडर रूट लेना है। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 3। और 10,000 का 100। जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0.03। क्या आ जाएगा? 0.03। तो आप सिंपल देख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4। पॉइंट के बाद 4 संख्या है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 2। अंडर रूट कीजिएगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। दशमलव के बाद 2 संख्या होनी चाहिए।
दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 4। तो दशमलव के पहले कितनी संख्या होना चाहिए? जब वर्ग निकालेंगे तो 2 संख्या दशमलव के बाद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 7a बराबर 5b हो तो a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, इसमें तो 2 का केस है तो हम इनवर्स कर देंगे, 5:7 हो जाएगा जब 2 का केस। अगर इसमें 3 का केस आ जाए, 4 का केस आ जाए, 5 का केस आ जाए, तब कैसे करेंगे? तो क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे, देखिए सिंपल लिख लेना है 7a बराबर 5b। इसके बराबर इस दोनों संख्या का एलसीएम मान लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कहेगा सर ये 35 के बराबर हो जाएगा। 7 और 5 का एलसीएम 35 के बराबर हो जाएगा। 35 को 7 से भाग देंगे 5, और इसको b इसको भाग देंगे 5 को 7 35 से, कितना हो जाएगा? 5:7। इसमें अगर 3 संख्या हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी रहे तो आप ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 रहता तो हम कहते हैं कि पलट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट 3 रहता तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के बाद 7 को बंद कर लेंगे। 7 a बराबर 35, तो a बराबर कितना? 5। फिर इसको बंद करेंगे जब b निकालना रहे। जब हमें b निकालना रहेगा तो a को बंद कर देंगे, तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है तो b अनुपात c 3:4 हो, abc का रेशियो ज्ञात कीजिए। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। देखिए हमें b और c पकड़ना है 3:4। किस संख्या में 3 और 4 इसका रेशियो आ जाए, b और c। ये a है, b है, c है। 3 और 4 ये नहीं है, ये 3 4 हो सकता है। 2 ऑप्शन हमारा यहाँ खत्म हो गया। ये 7 3 21, 7 4 28, 3 और 4, मतलब 2 संख्या में 3 4 आ रहा है। अब हम पहला देखेंगे 5:7। क्या इसमें 5:7 आ रहा है? तो पहला 2 में, ए और बी में तो नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन है हमारा, तो हम ऑप्शन के थ्रू भी आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हमें हल करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए ए बी सी लिख देंगे। ए और बी कितना है? 5:7। ए बी कितना है? 5:7 में। और बी और सी कितना है? 3:4। 3:4 ये दिया हुआ है। तो रेशियो मर्जिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? रेशियो को मर्ज करेंगे। बी दोनों जगह देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। दोनों जगह बी को क्या करना है? सेम करना है। दोनों जगह बी को सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। जब ऊपर 7 से कर रहे हैं तो ऊपर सभी में 7 से, नीचे सभी में 3 से गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 7 चौका 28। हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा? 15, 21 और 28 का। हम रेशियो मर्जिंग भी सीख लिए, कैसे रेशियो को मर्ज किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक रेशियो हो तो उसका मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए क्या नियम है? सबसे पहले जो बीच वाला टर्म होता है, जो दोनों में कॉमन हो, उसको हम बराबर करते हैं। इसमें दोनों जगह क्या कॉमन है? बी। 3 यहाँ है, यहाँ 7 है, तो दोनों जगह हम बराबर कर दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल का अनुपात 7:5 है। बॉयज है और गर्ल है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, गर्ल्स का रेशियो 7:5 में है। 7:5 में है, ठीक है। यदि 30 लड़कियां और जुड़ जाती हैं, जब 30 और जुड़ जाती हैं, देखिए 30 लड़कियां और जब जुड़ जाती हैं, तब नया रेशियो जो हमारा बनता है वह 7:6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7:6। तो हम लोग मिक्सर एलिगेशन में पढ़े थे, कोई चीज हम ऐड कर रहे हैं, जो चीज हम मात्रा ऐड कर रहे हैं, दूसरा जो रेशियो होता है वह बराबर होना चाहिए दोनों केस में। यहाँ पहले बॉय 7 था, ऐड करने के बाद भी बॉय 7 है, मतलब दोनों जगह बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता क्या करते हैं? हम बराबर करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं क्या ज्यादा है। कहेंगे सर एक रेशियो का वैल्यू कितना के बराबर है? 30 के बराबर। एक रेशियो में कितना ऐड हो रहा है? तो 1। और डिजिट में कितना हो रहा है? तो 30। एक रेशियो कितने के बराबर? 30 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 रेशियो, लड़कों की संख्या कितना है? 7। तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 210। 7 लड़कों का 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 210। आप आसानी से 210 आंसर लगा सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए अनुपात बी 3:5 है, बी बराबर 15 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये 15 के बराबर यानी 3 का मल्टीपल है 15, इसको भी 3 का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर 5 बराबर 15 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x x प्लस 2 और x प्लस 4 का औसत 10 हो तो x ज्ञात कीजिए। कल भी हम लोग एवरेज में पढ़े थे, अगर एवरेज का डिफरेंस सभी संख्याओं का डिफरेंस अगर सेम हो तो जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। यहाँ पे अंतर कितना का है, x से x प्लस 2 हुआ प्लस 4 हुआ तो अंतर कितना का है, सब में 2 का अंतर है, तो हमारी बीच वाली जो संख्या है वही हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। x प्लस 2 बराबर 10 हमारा एवरेज कहलाएगा। x बराबर कितना 8, x का मान कितना हो जाएगा 8। एक तरीका तो यह है, हम लोग जानते हैं कि जब संख्याओं का डिफरेंस सेम है तो हमारा जो बीच वाला होता है वही एवरेज होता है। अगर हम इस तरीका से नहीं किए तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखिए सबको जोड़ दीजिए, x जोड़ x प्लस 2 जोड़ x प्लस 4 का एवरेज कितना है, तीन संख्या का एवरेज 10 के बराबर कर दीजिए। 3x प्लस 6 बराबर 30, 3x बराबर यहां से 24, x बराबर कितना 8। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं। जब डिफरेंस सेम हो तो बीच वाला जो संख्या होता है वही हमारा एवरेज कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक छात्र 4 विषयों में औसत अंक 75 है, 5वें विषय में उसका कितना अंक होना चाहिए कि ताकि कुल औसत 78 हो जाए। एवरेज का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं, नॉर्मली गुना करके भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 4 विषयों का औसत अंक 75 है, 4 विषयों का औसत अंक 75, 5वें विषय में उसका कितना अंक होना चाहिए ताकि कुल औसत 78 है। एक का पता नहीं है x के, तो टोटल 5 का जो एवरेज है हमारा वह कितना है 78 के बराबर। या तो हम इसको वेटेज एवरेज से बना सकते हैं या नॉर्मली हम गुना करके बना सकते हैं। हम दोनों तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम गुना वाला देखते हैं। 75 को 4 से गुना करेंगे 300 जोड़ x, ये बराबर होना चाहिए 78 गुने 5, 8 पचे 40 की जीरो हासिल 4, 7 पचे 35 4 39, 390। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 90। तो जो संख्या हमारा था उसे कितना अंक, 5वें विषय में कितना अंक होना चाहिए, तो 90 अंक। आंसर हमारा आ गया। दूसरा तरीका हम क्या देखेंगे, वेटेज एवरेज। हम एवरेज क्या मान लेते हैं, टोटल एवरेज हम 78 मान लेते हैं। एवरेज हम कितना माने 78, ये 78 से कितना कम है तो कहेंगे सर -3 कम है 1 पे, तो -12 कम है। यहाँ कितना हो जाएगा +12। हमारा जो एवरेज है एवरेज से 12 एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर इसमें हम एवरेज में 12 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 90। हम इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद हो आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। एक दुकानदार 2000 रुपये पर 10% का छूट देता है तो छूट की राशि क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। 2000 रुपया है, उस पर 10% का छूट देता है। कोई संख्या अपने आप का कितना होता है 100% होता है। कोई संख्या अपने आप का 100% होता है। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10%। इसका 10% कितना 200। सिंपल सा आंसर था। अगर आप इसका 10% निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कोई संख्या अपने आप का 100% होता है। एक अंक के बाद, दाईं ओर से एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा दे तो वह संख्या 10% हो जाता है। राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दे मतलब कितनी हो जाएगी 200, इसका 10% हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है और 30%, 20% की दो क्रमिक छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक क्रय मूल्य है जिसे 100% ज्यादा अंकित करता है, वह अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य पे 2 डिस्काउंट दे रहा है। 2 डिस्काउंट देने के बाद उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, जब अंकित मूल्य पे कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस कितना हो गया। जब भी प्रॉफिट लॉस का जब प्रश्न आता है इसमें 3 प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कोई 2 प्राइस हमें दे दिया, उसका रिलेशन दे देता है तो तीसरा तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं।
कॉस्ट प्राइस हमको 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना मान लिए 100, मार्कअप कितना हो जाएगा 100% ज्यादा अधिक अंकित करता है, 100 का 100% कितना हो जाएगा और एक्स्ट्रा 100 हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 200। अगर मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है एसपी कहलाता है, यहां से हम एसपी निकाल सकते हैं, एसपी बराबर कितना निकल जाएगा, कहिएगा सर 200 रुपया हमारा मार्क प्राइस है, इस पर 30% और 20% की क्रमिक छूट, 30% का क्रमिक छूट मतलब 70/100 और 20% का छूट मतलब 80/100, ये हमारा क्या निकल जाएगा एसपी, क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए 1 0 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 7 56 दूनी 2 कितना होगा 112, हमारा सेलिंग प्राइस 112 है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से, कहेगा सर ये 12 बढ़ रहा है कितना पे 100 पे, तो कितना प्रतिशत का लाभ हानि होगा, तो 12% का, 12 बढ़ रहा है 100 पे, इसलिए 100% कितना हो जाएगा 12%। क्या था हमें कॉस्ट प्राइस पता था, उससे 100% अधिक मार्कअप किया, इससे 100% अधिक मार्कअप किया तो 200 रुपया मार्कअप हो गया। अब कह रहा है कि 2 डिस्काउंट देता है तो 200 रुपया पहला डिस्काउंट 30%, दूसरा डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देने के बाद 112 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, कितना पे 100 पे, तो 12% एक्स्ट्रा आंसर हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ए अकेला इस कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यही चीज है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है तो हम 10 और 15 का क्या मान लेते हैं एलसीएम मान लेते हैं, वही हमारा एलसीएम क्या होता है तो टोटल वर्क होता है, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ए और बी, ए और प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तो इसका एफिशिएंसी कितना, कहिएगा सर 3, और ए अकेला, ए का एफिशिएंसी, ए अकेला 15 दिनों में करता है, इसका एफिशिएंसी 2। अब यहां से चेक कीजिए, अगर ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का टोटल 3 है तो बी का एफिशिएंसी कितना 1, सभी को पता है, तो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल वर्क 30 है, एक एफिशिएंसी से काम करेगा, कितना दिन लेगा 30 दिन लेगा, कितना दिन लेगा 30 दिन। दो दोस्त एक गोलाकार फुवारे के किनारे बिंदु ए और बी पर बैठे हैं, दो दोस्त हैं एक गोलाकार फुवारे, एक गोलाकार इस टाइप का गोला है, किनारे बिंदु ए और बी पर बैठे हुए हैं, उनके बीच का चाप का केंद्र 100 डिग्री है। देखिए दो दोस्त ए और बी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी बैठा हुआ है, उनके बीच चाप केंद्र पर 100 डिग्री का बनाता है, मतलब ए बी जो हमारा चाप है वह सेंटर ये इस पे 100 डिग्री का कोण बनाता है, ये सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है 100 डिग्री का, केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त के विपरीत दिशा मतलब चाप के विपरीत दिशा क्या होगा, ये दिशा, ये हमारा विपरीत दिशा हो गया। एक बिंदु पर चाप ए बी के द्वारा अंतरित कोण कितना बनाएगा, कोई एक बिंदु पर, यहां से एक बिंदु हम खींच दीजिए, यहां खींच दीजिए, ये ए बी चाप के द्वारा मतलब यही चाप के द्वारा ये कोण कितना डिग्री का होगा, यही हमसे पूछ रहा है। बताइए वृत्त के केंद्र पर जितना एक ए बी चाप के द्वारा मतलब एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनता है वह परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, सभी लोग को पता होगा। अगर वृत्त के केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बनाता है तो परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा 50 डिग्री। ए बी के चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या ये भी कह सकते हैं परिधि पर जितना कोण बना उसका अगर ठीठा कोण परिधि पे बनता है तो केंद्र पर कितना बनेगा 2 ठीठा कोण बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, आंसर क्या हो गया 50 डिग्री। दो वृत्ताकार गियर जिनकी त्रिज्या 4 और 2 यूनिट है, दो वृत्ताकार क्या है गियर है जिसकी त्रिज्या 4 और 2 यूनिट है, उनके केंद्र 6 यूनिट की दूरी पर है, उनके बीच कितनी समान स्पर्श रेखाएं बनेगी। बताइए जब दो वृत्त की त्रिज्या 4 और 2 दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी 6 है, मतलब दो वृत्त क्या है एक दूसरे को स्पर्श कर रहा होगा कहीं ना कहीं। देखिए एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा वृत्त है 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या इसका 4 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या जो यहाँ है ये 2 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर केंद्र के बीच की दूरी।
ठीक है, उनके बीच कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकती हैं? आप सभी को पता होगा तो कितना स्पर्श रेखा बना सकता है? कहिएगा सर दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाएगा और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाएगा। कितनी स्पर्श रेखाएं बना रही है? ये 3 प्रकार का स्पर्श रेखा बनाएगा। दो तो डायरेक्ट बना दे रहा है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाता है। दो डायरेक्ट, एक ट्रांसवर्स, तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा हो गया? 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बास्केटबॉल को अर्धगोलाकार आकार में बनाया जाता है। एक बास्केटबॉल जो है अर्धगोलाकार आकार का, मतलब किस प्रकार? इस प्रकार का है, अर्धगोलाकार आकार में बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां बास्केटबॉल का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। ये बास्केटबॉल किस प्रकार का है? अर्धगोला है। अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 को 11 से गुना करना है। 28 गुने 11 कितना हो जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 गुने 11 308 सेंटीमीटर। अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा होता है अर्धगोला का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ऑप्टिकल चीफ ग्रिड एक नियमित बहुभुज पैटर्न से बना है, जहां प्रत्येक आंतरिक कोण 162 डिग्री है। प्रत्येक बहुभुज सेंसर पेड में कितनी भुजाएं होगी? एक बहुभुज है, देखिए इस प्रकार का बना हुआ, जिसका आंतरिक कोण कितना है? 160 डिग्री, 162 डिग्री। एक सीधी रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो कहेगा सर 180 डिग्री। ये आंतरिक 162 हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण 18 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को 18 डिग्री से भाग दे दीजिए, यहां से भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। कितनी भुजा? कहेगा सर 20 भुजा। तो यही तो हमारा आंसर पूछ रहा था, 20 भुजा। हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एक जब आंतरिक कोण से हमको बनाना हो तो देखिएगा, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग क्या होता है? n-2 गुने 180 डिग्री। सभी आंतरिक कोणों का योग, अगर प्रत्येक कहे तो n से भाग दीजिए, और सभी प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा कितना दिया है? 162 डिग्री के बराबर है। इसको 162 डिग्री के बराबर कर दीजिए। 18 नंबर 162, 18 दहन के 180। 10n माइनस 20 बराबर 9n। यहां से n बराबर कितना हो गया? 20। आप यहां से भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट एक फिगर ड्रॉ करते, कहते हैं आंतरिक कोण 162 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री बटे 18 डिग्री मतलब 20 भुजा। सिंपल निकाल, आंसर टिक लगा के निकल सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 2 मीटर व्यक्ति 1.5 मीटर की परछाई डालता है। पास की गगनचुंबी इमारत 15 मीटर की परछाई डालती हो, तो इमारत की ऊंचाई क्या है? जब ये परछाई वाला प्रश्न हो तो दो त्रिभुज क्या होता है? दोनों आपस में सिमिलर होता है, मतलब उसकी लंबाई के बराबर, उसकी परछाई के बराबर होगी। 1.5 मीटर की परछाई 15 मीटर की परछाई के बराबर है, मतलब कितना गुना है? 10 गुना है। तो 2 मीटर व्यक्ति की लंबाई है तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2 गुने 10, तो टोटल 20। आप यहां से भी टिक लगा के निकल सकते हैं 20। देखिए बेसिक से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। 2 मीटर लंबाई इसका है, ये 1.5 मीटर की परछाई डालता है। पास के गगनचुंबी इमारत 15 मीटर की परछाई डालती है, ये 15 मीटर की परछाई डालता है। ये हमसे पूछ रहा है हाइट निकालने के लिए। जब दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होता है? 2/15 बराबर h/15। 2/1.5, जो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं बराबर होगी आपस में, ये h बराबर 15। तो यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं h बराबर 20। इतना करना नहीं है, सिंपल आपको देखना था, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक मेज का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है और इसे 14,000 रुपया में बेचा जाता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके पास अंकित मूल्य प्राप्त पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, तो छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। दोनों का रेशियो ले लीजिए छोटा करने के लिए। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम क्या ले लिए, रेशियो ले लेंगे। मार्क प्राइस हमारा है 20,000 और सेलिंग प्राइस कितना है, 14,000। दोनों का रेशियो ले लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 10 और 7। तो डिस्काउंट हमारा यहां से कितना आ जाएगा, डिस्काउंट हमारा आ जाएगा 3 रुपया का। 3 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा, तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटे मार्कअप इंटू 100। मार्कअप कितना है, 10 इंटू 100%। ये कितना प्रतिशत के बराबर आ जाएगा, 30% के बराबर। ये कितना प्रतिशत के बराबर, 30%। सभी लोग को फॉर्मूला पता होगा, नहीं भी पता होगा देखिए, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट मार्कअप बटे मार्कअप इंटू 100। यहां से डिस्काउंट कितना आया, 3 का बटे मार्कअप गुने 100%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर एक पुस्तक का मूल्य 800 रुपया है, इसे 10% के लाभ और 12% के छूट के साथ बेचा जाए, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी को कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस में एक रिलेशन पता होगा। ये रिलेशन क्या है, हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस बटे मार्कअप प्राइस। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और मार्कअप प्राइस के सामने क्या लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। सभी को पता होगा। देखिए सीपी हमारा दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना 800 रुपया, मार्क प्राइस पता नहीं है बटे एमपी। डिस्काउंट 12% का छूट देता है, ऊपर कितना होगा, 100 में 12 जाएगा तो 88, और 10% का लाभ होता है 110 के बराबर। यहां से मार्कअप निकाल सकते हैं आप। 22 चौका 88, 22 25 110, 200। मार्क प्राइस बराबर कितना, 1,000 रुपया। मार्क प्राइस कितना हमारा हो गया, 1,000 रुपया। एक चीज तो ये तरीका हो गया सिंपल। और जब भी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्राइस हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ये चीज 3 चीज हमें पता होना चाहिए। देखिए एक पुस्तक का मूल्य 800 रुपया है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 800 रुपया, 10% का लाभ होता है, इस पे हम लाभ देंगे तो क्या हो जाएगा, 110 बटे 100। कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है, कहां पहुंच गए हम, सेलिंग प्राइस के पास, और 12% का छूट देता है। देखिए ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये 100, इस पे 12% का छूट दिया। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/25। 25 में 3 का छूट देना, मतलब अगर हम मार्कअप को 22/25 से गुना कर देंगे, 22/25 से गुना करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे हम, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस को हम 25/22 से गुना कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, मार्क प्राइस पे। तो हम कहां पे हैं अभी, हम कहां हैं अभी, अभी हम हैं सेलिंग प्राइस पे, हमें मार्क प्राइस से आना है, तो ऊपर उल्टा गुना करेंगे, 25/22 से गुना कर देंगे। काट दीजिए जो कट रहा है, 22 पचे 110, ठीक है, 25 चौका 100, ये 200, 200 गुने 5, यहां से भी आप 1,000 निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप से भी रिलेशन से आप निकाल सकते हैं, या ये भी रिलेशन आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है मार्कअप कॉस्ट बटे मार्कअप प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पहिया 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 560 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हमारा जो किलोमीटर दूरी दिया हुआ है वो हमारा क्या है, किलोमीटर में, हमको किलोमीटर से कहाँ आना है, सेंटीमीटर में, ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। हम ऑप्शन की ओर एक बार देखेंगे, ऑप्शन हमारा दूर दूर है, जब ऑप्शन हमारा दूर दूर हो तो हमें पाई का मान 3.14 ना भी ले तो भी हम प्रश्न को आसानी से टिक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 22/7 लेते हैं जो हमारा आंसर आएगा तो वह 3 दशमलव थोड़ा कम आएगा एक्चुअल आंसर से,
तो ऑप्शन मेरा दूर दूर तक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम पाई का मान 22/7 लेकर सॉल्व करेंगे। एक पहिया 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब पहिया का जो घूमेगा, मतलब वह वृत्त अपने अपने क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। 1.6 किलोमीटर है, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर को सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। अगर हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में। हमें किसमें चाहिए, त्रिज्या, सेंटीमीटर में। जब मीटर से हम सेंटीमीटर में आएंगे तो फिर 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक चक्कर सेंटीमीटर में बदल गया। अब 560 चक्कर लगाता है, एक चक्कर कितना लगाएगा, कहेगा सर 2। पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, आर पता नहीं है, यही हमसे पूछ रहा है। एक चक्कर, ये 560 चक्कर लगाएगा, यही एक्चुअल है। यहां से आर का जो मान आएगा, अब यहां भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। आइए सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो से एक पॉइंट खत्म, 176 और 3 जीरो बराबर 560 गुने 44/7 गुने आर। इतना तक सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, 44 चौका 176, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 400, ये 8 बार में, ये 8 से फिर काटिए 50। आर हमारा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। बट हम आंसर क्या, पाई का मान कितना मान है, 22/7। हम लोग जानते हैं कि 22/7 का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वह 3.14 से थोड़ा छोटा होता है। हमारा आंसर जो आएगा 50 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 50 से थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन है। अगर 50-50 सारा में रहता पॉइंट के बाद, तब हम इससे नहीं बना सकते थे, तब हमको पाई का मान कितना लेना होता, 3.1416। बट ऑप्शन दूर दूर था, तो हम पाई का मान 22/7 लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या था, एक लाइन और, 1.6 किलोमीटर की दूरी था, किलोमीटर को हम सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना था। किलोमीटर को हम मीटर में बदले, 1000 से गुना किए, मीटर में आ गया। फिर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो हमारा क्या आ गया, ये सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर तथा इसके अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को एक ट्रिपलेट याद होगा, 20, 21, 29 का। एक ट्रिपलेट क्या होगा, 20, 21, 29। अगर हम कर्ण, त्रिभुज का कर्ण 29 देखें, त्रिभुज का कर्ण हम 29 देखें, तो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए, दिमाग में हिट करना चाहिए, जब हाइपोटेनस 29 है तो एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 20 और 21 की होगी। सभी लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता है कितना का, 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 29 है, या तो ये 20, ये 21 होगा। अन्य दो भुजाओं का योग हमसे पूछ रहा है, तो 20 और 21 का योग कितना हो जाएगा, 41। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 11, 60, 61 का, 20, 21, 29 का, कुछ ट्रिपलेट हमें याद रहना चाहिए, जिससे हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। कारण हमारा 29 था, तो दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 21, 41। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मली क्या है, a + b का होल स्क्वायर करना है, कर दीजिए, तोड़िएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ a² + b² + 2ab, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं 1 + 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 + साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है 1 + 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निगरानी कैमरा एक वृत्ताकार कैंपस के किनारे पर रखा हुआ है। देखिए एक वृत्ताकार कैंपस के किनारे पर रखा हुआ है। यदि यह परिधि पर स्थित दो बिंदुओं पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, परिधि पे दो बिंदु स्थित हैं, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है।
ये परिधि पे है एक दो बिंदु, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये परिधि पे दो बिंदुओं पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा? सभी जानते हैं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसका दुगुना कोण बनेगा, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 60 डिग्री का। जब ये दो बिंदु है एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। परिधि पर 30 डिग्री बना रहा है, तो सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो? सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का। सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी एक काम को 9 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले 18 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला काम कितने दिनों में करेगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए और बी मिलके टोटल 9 और 18 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 18। ए प्लस बी मिलके 9 दिनों में करता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना दोनों का? 2। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी ए का 1 है तो बी का भी 1 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? बी काज को टोटल 18 काम है, एक एफिशिएंसी से करेगा, कितना दिन लगेगा? 18 डेज। कितना दिन लगेगा? 18 दिन। इसी टाइप का एक पहले भी प्रश्न आया हुआ था, सेम टाइप का एक प्रश्न आया। आज का जो शिफ्ट था बहुत ही इजी शिफ्ट था, सभी लोगों का 25 में 25 मैथ बनना चाहिए था, सबसे आसान सा शिफ्ट था। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म हो गया। अगर आपको सभी लोग को अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है विद्यादान और एप्लीकेशन है कंपटीशन प्रो। आप यूट्यूब पे जाके विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर पे जाके कंपटीशन प्रो के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपका वहाँ पे एप्लीकेशन पे भी क्लास मौजूद है और साथ में यूट्यूब पे भी क्लास मौजूद है।